सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, जोहार। आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी जुड़े हुए हैं और ओबीसी छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष साहू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक अधिवक्ता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे इस चैनल में दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो हमारा प्रमुख विषय है कि भारत के अंदर में जात पात की इस कोढ़ रोग को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि भारत में एक विशाल संविधान है और इस संविधान के दायरे में रह करके आजादी के बाद में जाति पात की इस बीमारी को बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म किया और उन्होंने विभिन्नता में एकता स्थापित की। दाऊ जी, हम आज का जो प्रमुख मुद्दा है, आप सुन रहे होंगे कि भारत में जो ये जो जाति व्यवस्था है संवैधानिक रूप से जो आज भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस पर हम प्रथम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। दाऊ जी, इसमें यह है कि एसटी ने, खास करके एसटी ने जो ब्राह्मणवाद का विरोध किया और इसीलिए उसको अछूत घोषित किया और वो उसका पीड़ा आज भी भोग रहा है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको आरक्षण दिया, एसटी को भी दिया और एसटी को भी दिया, और इसलिए वो आज हम सबको मिलकर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को बचाना है, क्योंकि मोदी और ब्राह्मणवाद ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं ताकि इस देश में अखंड रूप से उनका राज कायम रहे, और इस काम को हम लोग नहीं होने देंगे। यह ख्याल रखना चाहिए कि एससी और एसटी के साथ में जब तक के ओबीसी मिलेगा नहीं तब तक के वो पावरफुल नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि ओबीसी को ब्राह्मणवादी लोग मंदिर और राम के नाम पर लूटते हैं और उस लूट को हमको बंद करना चाहिए। और जब तक के ओबीसी एससी और एसटी के साथ मिलकर के काम नहीं करेगा तब तक के बाबा साहब आम्बेडकर का भी पार्टी फेल हो गया। बाबा साहब आम्बेडकर का रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई उन्होंने स्थापित किया था महाराष्ट्र में, लेकिन उसमें हमेशा वो हारते गए, कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ओबीसी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, और गांधी और आम्बेडकर को लड़ा करके और ये जो कमल छाप है और मोदी है वो सब लड़ा करके फायदा उठाते हैं। और हमको उस बात को जिस दिन कुर्मी समझ जाएगा, ओबीसी समझ जाएगा, तेली समझ जाएगा, तो किसी भी हालत में हमको नहीं हरा सकता। और इसलिए इस दिशा में इस संगठन को काम करना चाहिए। जी, मैं अगले वक्ता के रूप में एडवोकेट संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू जी, अभी दाऊ जी की आप बात सुन रहे थे। भारत में एक तरफ संवैधानिक व्यवस्था है और कानून में यह कतई जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रावधान नहीं है। इस विषय पर जो आज देखते होंगे कि भारत में जो जातिवाद की जो मानसिकता है ये दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, जिस ढंग से संविधान में सभी लोगों को एक भाईचारा, एक मानवता के रूप में जीने का जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और भारत की वर्तमान परिस्थितियों को आप क्या समझते हैं? एडवोकेट संतोष साहू साहब। माननीय जगदीश कुर्रे जी, आपको और आपके बीओएम टीवी के सभी जाबाज साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। आपका जो सवाल है कि भारत में जाति की व्यवस्था गैर संवैधानिक है जी, और गैर संवैधानिक व्यवस्था भारत में इतने जोर शोर से क्यों फल फूल रहा है, शायद ऐसा आपका सवाल। जी जी।
तो ये बात सही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में वर्ग की व्यवस्था अस्तित्व में आई। अभी भारत के 135 करोड़ लोग वर्ग व्यवस्था में हैं। या तो हम इस देश में अनुसूचित जाति के रूप में हैं, या अनुसूचित जनजाति के रूप में हैं, या अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में हैं, या सामान्य के रूप में हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में। ये वर्तमान भारत का संवैधानिक व्यवस्था है और उसका नाम है वर्ग व्यवस्था। जब कोई बच्चा विद्यालय में पहली बार पहले दिन विद्यालय जाता है तो वहां पे एक फॉर्म दिया जाता है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, और उसमें लिखना पड़ता है कि आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, आप जनरल हैं, या आप धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। उस फॉर्म पे जो जिस कैटेगरी का है उसको प्रमाणित करना पड़ता है, और वहीं से शिक्षा में सुविधा बहाल होता है। जैसे भारत में स्कॉलरशिप है, हॉस्टल की व्यवस्था है, किताब की व्यवस्था है, अन्य सुविधाएं हैं। जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी से उसको लाभ शुरू होता है। और जो जिस कैटेगरी से शिक्षा लिया, जब सर्विस की बात आती है, भारत के कार्यपालिका न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो उसी कैटेगरी से उसका सर्विस उसको मिलता है उसकी संख्या के अनुपात में। और जब सर्विस में आ गए तो फिर बाद में उनको सर्विस में जो प्रमोशन का प्रावधान है वो भी उसी कैटेगरी में मिलता है। ये बात सही है कि भारत में जाति की व्यवस्था थी। ये कब थी? 26 जनवरी 1950 के पूर्व, ईसा पूर्व 180 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत में जाति की व्यवस्था थी कानूनन। आज की तरह कोई भी जाति किसी भी काम, जैसे मैं ओबीसी का तेली जाति से हूं, हमको जाति की व्यवस्था के आधार पे जाति आधारित जो तेल का काम था हमारे पुरखों को वही कराया गया। जी जी। हर जाति का अपना अपना कार्य निश्चित कर दिए गए थे और उसके कड़े प्रावधान थे। पर वर्तमान भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो वर्ग की व्यवस्था है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी। हमारे बीच में एक और मेहमान जुड़े हैं, नौशाद उस्मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। उस्मान जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, आ रही आपकी आवाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप तो हमेशा इस प्रोग्राम में इस चैनल में आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। बहरहाल हमारा आज का जो विषय है वो भारत देश में जात पात कैसे खत्म होगा। और मैं दो मेहमानों से आपका परिचय भी करा दूं। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, दाऊ नंद कुमार बघेल जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पेरियार के रूप में जाना जाता है। वो एक लेखक भी हैं, साहित्यकार भी है, चिंतक है, और वयोवृद्ध नेता है, हमारे हम सब के प्रेरणा स्रोत है। और दूसरे जो मेहमान हैं वो संतोष साहू साहब हैं, वो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अधिवक्ता है। तो नौशाद साहब, हम अभी जो हमारी जो चर्चा चल रही है इस पर दोनों की, अभी संतोष साहू की भी बात आप सुनी होंगी और दाऊ जी की बात सुनी है। जो भारत के अंदर में आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये जो जातिवाद का जो दंश है ये दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या सोचते हैं आप? अपने विचार रखें। इसमें 4 सॉल्यूशन है। जो अबुल आला मौदूदी जो हमारे शहर के थे, महाराष्ट्र के, बाद में जो है उधर माइग्रेट होना पड़ा पार्टीशन के बाद उनको। तो उन्होंने जो है मद्रास में स्पीच किया था, खुतबा मद्रास के नाम से बहुत प्रचलित है, उनका संगठन था जमात इस्लामी। तो उन्होंने 4 पॉइंट्स रखे थे। एक है संवाद, दूसरा है संस्कार, तीसरा है सेवा, और चौथा है संगठन। ये 4 मार्ग है, इसके द्वारा जो है वो हर एक सोल्यूशन किया जा सकता है, सिर्फ जाति व्यवस्था का नहीं, सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। पहले तो संवाद, आप समाज स्थापित कीजिए, जो जगदीश साहब सतनामी साहब जो आप इस समय कर रहे हैं कि लोगों से संवाद करें। संवाद ही से लोग जुड़ेंगे, उसी से संगठन होगा, उसी से संस्कार होगा, और उसी के द्वारा फिर लोग मिलकर सेवा भी करें। तो संवाद पहली बात है कि आपस में संवाद बढ़ना चाहिए। लोग संवाद ही नहीं करते। अम्बेडकर साहब की जयंती है तो वो मुसलमान बोलते हैं हम क्यों जाए, पैगंबर साहब की जयंती है तो दूसरे समाज के बोलते हैं हम के मुसलमानों का कार्यक्रम।
यानी और वो तो जाने तो एक ही समाज के अंदर अलग अलग संप्रदाय, चाहे वैष्णव हो गए, मारवाड़ हो गए, और तुम्हारे सैनी हो गए सिखों में, और सतनामी हो गए, और फिर ये सारी चीजें, और बुद्धिस्टों में हमारे इधर इनकर आते हैं, सोमस आते हैं, ये सारी चीजें, ये सब दूसरों की अंधभक्ति के कारण हुआ है। इस्लाम के अंदर कहीं जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों में जाति व्यवस्था आ गई है। क्यों? दूसरों का देखकर। कहीं पाकिस्तान, भारत और इंडिया में आपको ये जुलाहा और अंसारी और मंसूरी और ये सब यहीं दिखेंगे, आपको सऊदी में नहीं दिखेंगे, आपको इराक में कोई जुलाहा नहीं दिखेगा, आपको ईरान में, इराक में जो है कोई अंसारी मंसूरी नहीं दिखेगा, आपको यही मिलेंगे सब आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन तो किया है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया। धर्म परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है। कि ठीक है, मैं एससी ओबीसी थे, सूफी संतों द्वारा जो समता मूलक जो शिक्षा थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनको तो हमने स्वीकार किया, क्योंकि यही वो सूफी संतों की शिक्षा थी कि जिनकी वजह से हमारे गले का मटका छूटा, हमारी जो है कमर की झाड़ू छूटी। हम गांव के बाहर थे, हमारे पूर्वज 300-350 वर्ष पूर्व धर्मांतर किया है मेरे पूर्वजों ने, लेकिन जो है वो धर्मांतर तो कर दिया, पूजा के बजाय नमाज पढ़ना शुरू किया और कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो जो जाति व्यवस्था का जो पुरानी जो जली हुई चादर थी और बोसीदा और गंदी चादर थी, वो अपने साथ लेकर ही आए, और उस वजह से जो है वो प्रबोधन नहीं हो सका, क्योंकि 1-1 लाख लोग धर्मांतर करते थे। एक सूफी संत होता था बेचारा, हाथ में कटोरा रहता था उसके, खड़ाऊ रहते थे, और एक कासा रहता था, उसी में खाना दे देते थे लोग, खा लेता था, और वो सूफी संत 1-1 लाख लोगों का धर्मांतर जो है उसके दीक्षा लेते थे उनके हाथ पर। और वो बेचारा 1 लाख लोगों का प्रबोधन कैसे करेगा? उस वक्त किताबें छापने का कोई ये नहीं था, सिस्टम नहीं था, कोई इस वक्त कार्यक्रम नहीं थे, ऐसे जूम की मीटिंग उस वक्त ले नहीं सकते थे, तो संसाधनों की कमी की वजह से जो है वो संवाद नहीं हो सका, और संवाद नहीं होने की वजह से संस्कार नहीं हो सके, संगठन नहीं हो सका, और फिर जो है सिर्फ सेवा करते रहे हम लोगों की। लंगर जो सूफी संतों ने लंगर जो बना रखा है अभी तक, जो है मुसलमानों ने बंद कर दिया, हमारे सिख भाइयों ने शुरू रखा, वो सूफी संतों का लंगर है। वो दरअसल क्रांति के लिए था, वो कोई भिखारियों के लिए नहीं था, बल्कि जो क्रांति के लिए काम करते थे, जो मूवमेंट में काम करते थे, उनको खाना खिलाते थे लोग। तो ये उसका उद्देश्य था मेन, जो आज दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में जो किसानों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए। तो लंगर की जगह जो है दरगाह में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में नहीं है, लंगर की जगह सड़क पर है, रास्ते पर है, और जो सही जगह पर अब लंगर आ गया है, और इसी से क्रांति होना है। तो देग और तेग जो गुरुओं ने जो बताई है, तो अब तेग का तो जमाना नहीं है, तेग की जगह कलम ले लिया है। तो वो कलम और देग, ये 2 चीजें हैं जो मूवमेंट को बहुत बढ़ावा देगी। और संवाद अभी बहुत कम होता है, मैं देखता हूँ कि जो है इसको शेयर नहीं करते लोग ज्यादा, आपके कार्यक्रम को जो है वो व्यूअर्स बहुत कम मिलते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स मिलने चाहिए। बहुत क्रांतिकारी प्रोग्राम है। मैं धन्यवाद देता हूँ वॉइस ऑफ मानवता को, और आपको जगदीश भाई, और हमारे मेघराज सिंह भाई को भी, कि ये संवाद जो है वो बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। याद रखो, यही वो चीज है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर के जरिए संवाद किया था मदीना के लोगों का, और मदीना में क्रांति आई, एक खून का कतरा तक नहीं बहा। बाद में 84 जंगे बाद में हुई, लेकिन क्रांति जो आई वो कलम के जरिए से आई, लोगों के भेजे में बात आती है। जी नौशाद साहब, बहुत अच्छा विचार आपने रखा। 4 पॉइंट पे आपने ये बातें कह दी है। बहरहाल मैं दाऊ जी के पास जाऊंगा, जो एक काफी अनुभवी हैं और उनके पास में एक ज्ञान का खजाना भी है, वो एक साहित्यकार लेखक भी हैं और बहुत लंबी उनका अनुभव है। दाऊ जी, उस्मान साहब की बात आप सुन रहे थे, और जिन्होंने 4 पॉइंटों पे अपनी बात को रखी है, उनकी बातों का आप कितना समर्थन करते हैं और क्या सोचते हैं दाऊ जी? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि यदि इस ढंग से क्रांतिकारी काम बात आप बोल रहे हैं, तो इस्लाम के जिद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो अरब देश से आया, और ब्राह्मणवाद यहाँ चल रहा था, और उसके खिलाफ में उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। हिंदू का अर्थ है गुलाम, और ये गुलामों का देश है। ब्राह्मण लोग यहाँ गुलाम बनाए हुए थे। राम ने यहाँ के लोगों को
शस्त्र विहीन, सत्ता विहीन और शिक्षा विहीन किया, और उसके आधार पर जो लोग सिर उठाते थे उनका वो प्रतिकार करते थे, अछूत बनाते थे। तो इस तरह से हमको ये जो अलग से मुसलमान लोगों में खास बात यह है कि वो सिद्ध करते हैं कोर्ट में कि वो ओबीसी हैं और इस्लाम उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आज भी वो सब काम करते हैं, जुलाहा का और दूसरे लोहार का, तमाम सब कारीगरी के काम इस्लाम के पक्ष में है। तो हमारा कहना यह है कि इन विचारों को मंथन करके आप मस्जिद का बनाना बंद करो। क्योंकि मैं जब रायपुर में गया था चुनाव प्रचार के लिए तो वहाँ मस्जिद ही मस्जिद है और जिसका उपयोग नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि उसको, उन मस्जिदों को पाठशाला बनाओ, उन मजदूरों के आधार पर बच्चों को शिक्षा दो, और वो होता नहीं है। और तमाम जो इस्लाम के जुमले पढ़ पढ़ के वो अपना लाइफ ये करते हैं। मैंने तो ये देखा रायपुर में कि 8x8 के कमरे में 3 शिफ्ट में वो लोग रहते हैं, 3 शिफ्ट के बाद फिर एक एक शिफ्ट बदलता है। इतनी गरीबी है, और दूसरे तरफ मस्जिद का मस्जिद बनाया चले जा रहे हैं। मेरा मंदिर से उतना ही विरोध है जितना मस्जिद से है। हमको शिक्षा के क्षेत्र में, हमको अपने एजुकेशन, जो बच्चे हैं उनके अच्छा वो एजुकेट हो, वो हर तरह से आज के गूगल के युग में हर तरह से वो विशेषज्ञ हों। इस तरफ जब तक कि हम नहीं बढ़ेंगे और दकियानुसी विचारों पे मंदिर और मस्जिद के नाम से हम लोग करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं सबसे ज्यादा सिख समाज का समर्थक हूँ। ऐसे समर्थक हूँ, गुरु जी ने कहा कि राज करेगा खालसा, अर्थात क्या है, जो खालिस है, निखालिस है, शुद्ध है, पवित्र है, वही राज करेगा। ये बुद्ध भी कहते हैं और नानक भी कहते हैं, कबीर भी कहते हैं, हमारे जितने महापुरुष हैं वो कहते हैं, और उनके मार्ग पर हमको चलना चाहिए। और दकियानुसी विचारों को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक के हमारा कल्याण नहीं होगा, और हमारे बच्चे टैलेंट नहीं होंगे, वो दुनिया के कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जी 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 दाऊ जी, बिल्कुल आपने सही बातों पर प्रकाश डाला है। क्योंकि शिक्षा की बात को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह उनका जीवन का प्रमुख मोटो था। और आपने ये बातें हमारे उस्मान साहब की बातों के जवाब देते हुए कही कि मंदिर मस्जिद बना करके उसका विस्तार किए जाने से हमारे आने वाली पीढ़ी का, जनरेशन का विकास जितना शिक्षित बनाने में या एजुकेटेड करने में होगा, उतना हम इस दिशा में ना बढ़ करके हमारे जो बच्चों को, आने वाली न्यू जनरेशन को एजुकेटेड करने, इस दिशा पर आपने प्रकाश डाला। बहरहाल मैं इस अगले विषय की ओर मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों की बात अभी ने सुनी, आप नौशाद जी की और दाऊ जी की। तो संतोष साहू जी, आप एक अधिवक्ता है, और जो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत के अंदर में ये जातिवाद का जो कोड है ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, हमारा प्रमुख विषय है, और हम इसी विषय पर ही फोकस करके बात करेंगे। क्योंकि जो हमारा समय है वो 30-35 मिनट का जो आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस पे हम बात करेंगे। जिस ढंग से बाबा साहब ने संविधान निर्माण करके विभिन्न जाति धर्म को खत्म करके उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, SC ST OBC बनाया, माइनॉरिटीज बनाया, और इसमें तमाम जो जाति 6745 जाति में बटे हुए लोगों को उन्होंने जोड़ करके जो एक कैटेगरी में लाया, और एक समानता का अधिकार जो लोगों को जो दिया, इस पर अपने एक संवैधानिक रूप से अपने विचार रखते हुए हमारे देखने सुनने वालों को बताएंगे। संतोष साहू साहब। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया, तो बाबा साहब का इस देश के सभी लोगों को एक बहुत बड़ा उपकार है
कि बाबा साहब रात को दिल्ली के आसपास जाते थे और लोगों को समझाते थे, भारतीयों को, कि साइमन कमीशन आपके परिस्थितियों को जानने समझने आया है, आप अपनी वास्तविक परिस्थिति से साइमन कमीशन के प्रमुख और सदस्यों को अवगत कराएं। और दिन को साइमन कमीशन के साथ कई बार बाबा साहब जाते थे। तो ये जो कैटेगरी आया, जो आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के वजह से जातिवाद बढ़ रहा है, इस देश में मनमुटाव आ रहा है, तरह तरह की जो बातें आती हैं, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जो जातियां थी, जाति की उपजाति थी, जो एससी, भारत का वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है, उसका पहले नंबर में जो शब्द है वो एससी है, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट क्या है? जो भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े और भारत की सीमा के अंदर जिन लोगों को अछूत बना के रखा था, उन सभी को चिन्हांकित किया गया 1928 से 1932 के बीच में, और उसमें 1500 जातियों का वो लिस्ट है। शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल, एस का मतलब शेड्यूल, सी का मतलब कास्ट, उन जातियों को जोड़ा गया। वो 1500 जातियां हैं और हर जाति का लगभग 12 उपजाति है, इतना 18,000 से ज्यादा। उसका एक पहचान हुआ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब क्या है? जो जाति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर उनमें ट्रेड ऑफ ट्राइब है, कबीलाई गुण है, उन सभी जातियों को भारत की सीमा के अंदर पहचान किया गया। उस समय लगभग 850 जाति इस सूची में शामिल किए गए और हर जाति का 12 उपजाति है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो गोंड जाति हैं, आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या का जाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जाति हैं, उनके तो 52 उपजाति हैं। ऐसे जाति उपजाति को एक पहचान दिया गया, शेड्यूल ट्राइब। चाहे आप कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब को ढूंढे या कन्याकुमारी में, आपको बराबर शेड्यूल ट्राइब का सारा बात एक जैसा दिखाई पड़ेगा, भड़ोत से तिनसुकिया आसाम में, सब पूरा भारत में। पर जाति का जो व्यवस्था था या उपजाति का, कोई जाति 50 किलोमीटर में है, आगे बढ़िए, उस जाति का नाम भी पता नहीं है। आज हमसे पूछा जाए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फलाने फलाने जाति, आप ओबीसी हैं, ओबीसी की 5-5 जातियों का नाम बताओ, हमको पता ही नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी बोले तो ऑल इंडिया में हर कोई जानता है कि हाँ ये बैकवर्ड है, ये ओबीसी है। ओबीसी कौन है? अनुसूचित जाति जनजाति की ही तरह जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, पर वो वर्ण व्यवस्था में सछूत थे, काम करने वाली जातियां थी, ऐसी सभी जातियों को चिन्हांकित किया गया। भारत के संविधान के आर्टिकल 340 में बाबा साहब प्रावधान किए थे कि जब भारत आजाद होगा तो चूंकि हम ओबीसी का जो एक बहुत बड़ा संख्या देश में है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरह शिक्षा में, राजनीति में या सर्विसों में जो रिजर्वेशन मिला है, ऐसा कोई बड़ा काम ओबीसी के लिए अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका जब भारत आजाद होगा, संविधान लागू होगा, तो पहली सरकार इनकी पहचान करके इनको अधिकार बहाल करेगा। ऐसा वो बात था, आर्टिकल 340 में बाबा साहब ने प्रावधान किया। तो भारत में जाति कैसे जाए? एक्चुअल भारत से जाति जा चुका है, जातियों को वर्ग में स्थापित किया गया है, पर भारत का जो शासक है, जो शासक बन के बैठा है, वो यूरेशियाई लोग हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे आप इतिहास को देखें, भाषा शास्त्र को देखें, पुरातत्व को देखें या डीएनए के आधार पे देखें कि भारत में 4500 साल के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी यूरेशियाई यार घुसा हुआ है, निरंतर वो भारत का शासक वर्ग बन के बैठा हुआ है। वो इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, वो इस देश में जाति की व्यवस्था बनाई, और जाति और वर्ण में भारत के 90% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, और समय समय पे इससे धर्म परिवर्तित लोग, जैसे अभी उस नौशाद साहब का जो बात आ रहा था कि मैं 350 साल पहले हमारा पुरखा इस्लाम को कबूल किया। ये बात सच है कि भारत में 3 तरह के मुसलमान हैं। एक तो अरबिस्तानी है जो मंगोल और मुगल के सेना में आए थे, उनकी संख्या भारत में है, पर कितना है? लगभग 0.80% जो अरबिस्तानी है। दूसरा, भारत में इस्लाम को स्वीकार करने वाले ब्राह्मण भी हैं, जिनकी संख्या भारत में अधिकतम 1% है, पर 98.20%
हम अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्तमान का जो संवैधानिक शब्द है उसी से वो धर्मांतरित हैं। और ये धर्मांतरण का कारण भारत का छुआछूत है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद पे आधारित व्यवस्था है, अमानुषिक यातना है। उससे तंग आके लोग इस्लाम को कबूल किए। और ये आरोप लगाना कि तलवार के बल पे इस्लाम फला फूला या सिखिज्म का प्रसार हुआ, ये सरासर गलत है। इतिहास को नए सिरे से, जो इतिहास के साथ धोखाधड़ी किया गया, इतिहास को छुपाने का प्रयास किया गया, पर इतिहास, जैसे हमारे आदरणीय दाऊ जी कहते हैं कि सत्य का हमेशा विजय होगा। अब उनका ये वाणी हर जगह दिखाई पड़ता है। इतिहास सत्य है। आप इतिहास को कुछ देर के लिए तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, छुपा सकते हैं, पर दुनिया के अंदर भारत का जो इतिहास यात्रियों के माध्यम से लिखा गया है, ह्वेनसांग है, फाहियान है, ऐसे सैकड़ों जो यात्री हैं, चीन के यात्री हैं, यूनान के यात्री हैं, अन्य देशों के यात्री हैं, उनके साथ जो भारत का वास्तविक परिस्थिति का वृत्तांत गया है, जो फिर से भारत में आ रहा है, उसको आप कैसे झुठलाएंगे? तो भारत में वर्ण और जाति भारतीय समाज का कोड है। अब इसका निदान भारत के संविधान में हो चुका है, पर कुछ लोग जाति के नाम पे हर जगह मीटिंग करना। कुछ आवाजें आ रही हैं जी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, जो आपका सवाल है कि भारत में जाति की व्यवस्था का अंत कैसे होगा, क्योंकि भारत में जाति के नाम पे लोग ऊंच हैं, जाति के नाम पे नीच हैं। जाति के नाम पे 90% लोग भारत में पीड़ित हैं, और जाति के आधार पे वो गरीब हैं, भूखमरी में हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। अभी ये हम चर्चा क्यों कर पा रहे हैं? भारत के संविधान के दायरे में कर पा रहे हैं, और संवैधानिक हम सबको सुरक्षा है देश के लोगों को। नहीं तो अगर इतनी बड़ी बात हम बोलते तो हमारा जबान काट लिया जाता। आप बोल रहे हैं, हम सुन लेते हैं, हमारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता जी। तो ये जो जाति और वर्ण की व्यवस्था भारतीय समाज में है, ये निस्संदेह भारतीय समाज में लगा हुआ कोड है। प्रकृति हमें जाति के नाम पे पैदा नहीं किया। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल माइनॉरिटी में अगर लड़के और लड़कियों का विवाह कराया जाए, क्या संतान नहीं आएंगे दुनिया में? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जातियां पशुओं में हैं। आप हाथी से घोड़े का बच्चा नहीं करा सकते, शेर से भालू का बच्चा नहीं जनेगा। लेकिन हम इंसानों में अगर कानून के दायरे में रह के सामाजिक मर्यादा का पालन करके अगर विवाह शादी हो, तो कौन ऐसा जाति है जिससे दूसरे जाति से आया हुआ महिला या पुरुष से संतान नहीं आएंगे दुनिया में? ये अप्राकृतिक बातें भारत में जो है, जाति और वर्ण प्रकृति के विरोध में है। ये बात मैं माननीय नंद कुमार बघेल जी, हम सबके प्यारे दाऊ जी से भी मुझे रात को 2-3 बार समझाए कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति किन किन बातों से बना है। इतना विस्तृत उनके पास ही जानकारी है। मैं सुन के हैरान रह गया जब पहली बार उनके बंगले में रात को ऐसे बैठ के इत्मीनान से मैं कागज और पेन निकाला, और मुझे पारी पारी से 5 सारे तत्वों को बताते बताते, अगर ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल में बाबूजी का ये जो एक शोध है प्रकृति को लेकर, इसके ऊपर भी आपको एक डिबेट चलाना चाहिए कि जो प्रकृति प्रदत्त है उसका फैलाव हो, और जो प्रकृति के विरोध है में है, उस्मान साहब, नौशाद साहब जो बोले कि हमें संवाद करना चाहिए। संवाद क्या है? यही संवाद है। जब तक हम जो बात महसूस कर रहे हैं उसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, शायद हम गलत बोल रहे हैं, सामने वाला सही हो। तो संवाद से ही हमारे कमी, खामी, कमजोरियों या लोगों के कमियां, खामियां, कमजोरियों को हम समझ सकते हैं, और उसको चर्चा करके एक दूसरे को समझाकर आगे हम बढ़ सकते हैं। और भारत में जाति और वर्ण का विनाश तो करना ही होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध या जितने भी हमारे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी जो बात रखे, उस समय भारत के मध्यकाल में इतना ज्यादा छुआछूत, अंधविश्वास, जाति और पाखंडवाद था कि कितना सांस लेना मुश्किल था। उनका सारा वाणी इंसानियत, मानवता, इंसाफ के ऊपर है। 10वें गुरुओं को अगर भारत के विद्यालय में पढ़ा दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत के लोग सही रास्ते पे चलने लगे। जी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने बहुत सारगर्भित बातों के आधार पर आपने अपनी बात रखी।
हमारे बीच में और भी दो मेहमान जुड़े हैं, सईद नकवी साहब, और एक मेहमान है जो मोनू उनका नाम आ रहा है, मेरे ख्याल से मेघराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेघराज जी, हेलो। जात पात की जो बीमारी है ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मानसिक बीमारी ब्राह्मणों को लगी थी, मतलब जैसे जैसे बीमारी है ना, अछूत की बीमारी, जाति पाति की बीमारी, और ये जो है ब्राह्मणों से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मणों से पैदा हुई है, मानसिक बीमारी है। तो ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है जात पात, क्योंकि एटम बम तो इंसान को एक बार मार देता है, और जात पात ये बार बार मारती है इंसान को, क्योंकि जिसको नीच जात का बनाया उसको हीन भावना मार लेती है, और जिसको जो अपना वो उच्च जात का समझता है उसको घमंड मार लेता है। तो दोनों के लिए खतरनाक है। तो ये ब्राह्मणों के द्वारा दी गई एक मानसिक बीमारी सबको लगा दी है, क्योंकि उसके अंदर ये बीमारियां सारी जब बता रहे साहू जी बता रहे जात पात दोनों जानवर में होती है। अब जानवर का माइंड ब्राह्मण के अंदर है, क्योंकि वो सब जैसे जानवरों में देखते जात पात को, मतलब इसका मतलब है कि वो भी खुद एक जानवर ही समझ के समान है जो दूसरों को जानवर समझते हैं, क्योंकि वो तो इंसान को, भारत के लोगों को जानवर समझते हैं। तो जो खुद जिसकी दशा होती है वो वैसे समझते हैं। अगर कोई आदमी ज्ञानवान हो, अगर जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक पिता एक इसके अंबार तू मेरा गुरु है, तो जात पात वो सीधा कंडेम कर देते हैं, जात पात कुछ है ही नहीं है, ये जीव जंतु, ये जितने भी प्रकृति है, सब के सब पेड़ पौधे, हम सब उसी एक ही औलाद है जिसने हमें पैदा किया। तो भी जात पात तो ये सिर्फ इनकी मानसिक बीमारी है, ये ज्ञान के द्वारा दूर हो सकती है। जब हम जात पात का नुकसान बताएंगे कि जात पात से नुकसान क्या हो रहा है इंसान का, और जात पात से छोड़ने के बाद में फायदा क्या होगा, तब मेरे ख्याल से इसको छोड़ना असंभव होगा। नहीं तो जितना मर्जी हम कह दे भी जात पात खतरनाक है, जात पात जो मर्जी है उसको कहते हैं, तो ये मानसिक लेवल को जो है ना, मानसिक के जात पात एक ऐसी बीमारी अपाहिज कर देती है इंसान को, उसको आगे बढ़ने देती, जैसे पैर में मोच आई होती है, इंसान का सफर मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक जिंदगी का सफर है जो जात पात में फंसा हुआ इंसान मुकम्मल नहीं कर सकता, वो बीच में परेशानी होकर के मर जाता है, फंस जाता है। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज साहब। हमारे बीच में सईद नकवी साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। सईद नकवी साहब अभी हमारी जो होस्टों का, मेहमानों का बात सुन रहे थे, अपने विचार और ख्यालात रखें, क्योंकि आप भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। और जो आज जो हमारा खास विषय है, ये जात पात का, जो ये इस देश के अंदर में जो दिनों दिन ये कोड का रोग बढ़ते जा रहा है, इससे हम कैसे निजात पाए। नकवी साहब अपनी ख्याल रखें। नकवी साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, अनम्यूट कीजिए नकवी साहब, अनम्यूट कीजिए, पहले माइक बंद हो गया। अपनी आवाज को म्यूट करिए। नकवी साहब अपनी आवाज को म्यूट करें। आप बताइए। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आप थोड़ा लेट में जुड़े हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि भारत के अंदर में जात पात की इस बीमारी को, इस कोड जैसे बीमारी जो है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्ग आदमी के सामने बोलने में बहुत डर लगती है, कहीं कुछ गुस्ताखी ना निकल जाए भाषा से, इसलिए मैंने सोचा कि नंद किशोर बघेल साहब से पहले गुस्ताखी की माफी मांग लूं। ठीक है, ऐसा है कि देखिए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, तो वहां अभी तक लिखते हैं, ब्राह्मणों का इतिहास लिखा हुआ आपने यहाँ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने आग लगा दिया। ठीक है, और खिलजी कहाँ का था? खिलजी फारस का था, ईरान का। और हिंदू शब्द पहले से नहीं आया। और गोस्वामी तुलसीदास ने जो लेख लिखे वो मुगल कालीन में लिखे, मुगलों के समय पर। तो उन्होंने लिखा शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, और उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि ये जितने मुगल हैं ये हरामी, लुटेरे, डकैत, इन्होंने भारत पर अवैध कब्जा किया है। ये क्यों हिम्मत नहीं पड़ी? भाई शूद्र गंवार को, ढोल पसुनारी को तो लिखते आया तुमको, मनुस्मृति में वर्ण बांटते आया तुमको, और मुगलों का एक बार भी जो है विरोध नहीं किया। और उसी काल में लिखा गया है। ये गीता पुस्तक है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, और एक चौथी किताब और है, उसका नाम हमें नहीं याद है। ये 4 किताब 1526 और
1526-30 के आसपास लिखी गई, जबकि मुगल काल का समय था, समझे। तो जी। उसके अलावा इनके मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यानी कि पहले सिर्फ यही लोग पढ़ते थे। तो अब क्यों सबको लपेट लपेट के हिंदू कहते हो? अब हिंदू, जबकि हिंदू शब्द नया है, पहले का है नहीं, किसी ग्रंथ में है नहीं। उसके अलावा इनका डीएनए भी प्रमाणित हो चुका, ये विदेशी हैं। लेकिन इसमें भी 3 तरफ से आए हैं ब्राह्मण, एक यूरेशिया से आए हैं, दूसरे जर्मनी से आए हैं, और तीसरा जो आरएसएस संगठन है, ये आरएसएस संगठन का ये मोहन भागवत जो है, ये मिस्र और सीरिया और इसराइल इस जगह, इस क्षेत्र का रहने वाला है। जब मोहम्मद बिन कासिम गया, चाहे उस समय गए हों, चाहे राजपूत शासन काल में ये शरणार्थी बनकर गए हों, ये करीब करीब समझ लीजिए कि 12वीं सदी में या 13वीं सदी में मोहन भागवत ये इसराइल और मिस्र के आसपास से गए हैं, और आरएसएस यहीं के रहने वाला है। उसके अलावा मोहन भागवत की शरीर, उनका बनावट, उनका कूल्हा, उनका माथा, उनकी खोपड़ी, ये सब देखिए बिल्कुल वही मिस्र के लोगों से मिलता जुलता है, समझे। तो भेदभाव जो है, और जितना भेदभाव चल रहा है, ये संस्कृत, एक बात और आ गई कि संस्कृत और फारसी की जो भाषा है, ये दोनों लगभग 40% दोनों मिलती है। ऐसी कोई दुनिया में और भाषा नहीं है जो 40% मिल जाए। 1% मिलेगी, 2% मिलेगी, 3% मिलेगी, लेकिन 40-45% नहीं मिलती है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि ये संस्कृत और ये ब्राह्मण ये ईरान के रहने वाले हैं, समझे। लेकिन अपने आप को वो कहते हैं हम भी मूल निवासी हैं। अरे तो डीएनए की जांच कराओ, डीएनए पे एनआरसी लागू करो। उसके अलावा ईवीएम, हम तो भाई हमेशा ईवीएम का नाम ले लेते हैं। हम ईवीएम पे क्यों नाम लेते हैं कि हमारे देश में 29 राज्यों में 29 मुख्यमंत्री हैं। अगर 29 मुख्यमंत्री में केवल उत्तर प्रदेश के और बिहार के सिर्फ 2 जगह के, अगर 3 मुख्यमंत्री अगर ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन कर दे तो पूरे देश में आंदोलन उठ जाएगा। लेकिन मुंह पे ताला लगा हुआ है, तो पूरे, मैं तो भाई 1-2 का नाम नहीं लूंगा, मैं तो पूरे भारत के जितने मुख्यमंत्री हैं सबका नाम लूंगा कि इनके कोयले के खान में सबके हाथ काले हैं। क्योंकि एक का नाम लूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, तो मैं तो सबका नाम लेता हूँ। है हिम्मत सबके तो मेरे ऊपर मुकदमा करे, और मैं 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा, और या तो ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन करो, नहीं तो मैं सबको चोर कहूंगा। जी बहरहाल शुक्रिया सवित नकवी साहब। दाऊ जी एक मिनट और दे दीजिए, क्योंकि मैं रमजान रोजा खोलने जा रहा हूँ। 1 मिनट देखिए, देश में इतनी गरीबी, इतनी बलात्कारी, इतनी बेरहमी, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लगा है, और वो रोज रोज एक रस्सी बांध रहे हैं, बकरी की तरह से हाथ बांध रहे हैं, पैर बांध रहे हैं, गला बांध रहे हैं, यानी निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और आरक्षण हटा रहे हैं, आरक्षण छीन रहे हैं। 314 ओबीसी बच्चों का जो है आईएएस होने से रोक दिया, क्रीमी लेयर लगा दिया। लेकिन देश में मुख्यमंत्रियों के मुंह पर ताला लगा है, दही जमाया हुआ है, और ओबीसी समाज जो है ये भी 52% है भारत का, सबसे यानी आधी आबादी है। सच पूछो तो ओबीसी को राजा होना चाहिए, उसकी सरकार होनी चाहिए, उसकी सत्ता होनी, सब कुछ उसकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन जब वो लोग नहीं समझ रहे तो उनको समझाना भी जरूरी है, उनको बताना। और मैं हमको लास्ट में एक बात और कहना चाह रहा हूं कि चाहे डाकू हो चाहे जे हो, लेकिन जहां गलत काम होता है वहां जो है बंदर बांट होता है। आज ये हो रहा है, अगर इसमें जो लोग इनका साथ दे रहे हैं बंदर बांट में, कल ये लोग खुद लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। ये मेरी बात चैलेंज करता हूं। तो मैं आगाह करना चाहता हूं, राजपूत शासन काल का जो नष्ट हुआ, उसके बाद में सब मंत्री ब्राह्मण हुए। तो राजपूतों को अभी भी कह रहा हूं कि इनके पास जमीनें जो बची हैं, ये कृषि बिल के हिसाब से इनकी जमीनें भी चली जाएंगी। और राजपूत ना तो ज्यादा शासन में है, ना ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं जुडिशरी में है। ये उच्च स्थानों में राजपूत है वही ज्यादा नहीं। ये सिर्फ अपने आप को 30 मार बनते हैं, लेकिन इनको अपना पीछे वाला इतिहास जरूर इनको याद करना चाहिए।
वरना मैं राजपूतों के भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, मैं राजपूतों का कोई दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। जी जी, समझे? धन्यवाद ओके, बहुत बहुत सईद नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार रखने के लिए। संतोष साहू साहब एक अधिवक्ता है, संवैधानिक रूप से इनकी बातों का आप कितना वो करते हैं, समर्थन करते हैं और क्या सोचते हैं? देखिए, भारत में जो वर्तमान परिस्थिति है और भारत के सामने आज अगर सबसे बड़ा कोई समस्या है तो वो भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को लेकर है। और भारत के लोकतंत्र को लेकर जो समस्या है, ईवीएम की जो बात आई है, ये इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि भारत में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये बात मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंद कुमार बघेल जी के द्वारा पूरे देश में उठाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो इस बात का पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिला हैं, छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉक हैं और सभी ब्लॉकों के लगभग गांव-गांव तक ये संदेश जा चुका है, क्योंकि बाबूजी निरंतर गांव-गांव तक संपर्क कर रहे हैं इस बात को लेकर, ईवीएम के मामले को लेकर। तो एक मिनट में फिर बीच में मैं आप लोगों से बहुत क्षमा चाहता हूँ, एक बात बीच में। देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री जाते हैं रैली करने, भाषण देते हैं, लेकिन उनका दिल जो है, उनके दिमाग तो लगा रहता है ईवीएम में। तो क्यों जाते हो तुम भाषण देने के लिए? ऐसा नाटकी और मक्कार इस तरह से मैं नहीं देखा। आप शब्द निकल जाता है, जबकि पूरा दुनिया कह रहा है, सब कह रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं चाहता। बहरहाल मैं कहता हूँ कि ऐसा झूठा पाखंडी आदमी कि ईवीएम में उनका ध्यान है और ईवीएम में घोटाला करते हैं और झूठा मूठा रैली करते हैं। नकवी साहब, आपकी बात पूरी हो गई, अब संतोष साहू जी की बात पूरी होने दें। धन्यवाद। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये जो नकवी साहब का जो शब्दों में दिल में जो दर्द है व्यवस्था को लेकर, ये एक दर्द के वजह से जो भी उनसे जो शब्द निकल रहा है वो एक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसमें दर्द है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईवीएम को लेके निरंतर जो आंदोलन चल रहे हैं और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ही नहीं, माननीय नंद कुमार बघेल जी, आप सबको शायद जानकारी होगा पूर्व से कि भारत में ओबीसी का अपर लेयर का प्रथम अगर संख्या के अनुपात में कोई ओबीसी की जाती है तो कुर्मी है। कुर्मी छत्री लिखते हैं। हालांकि दाऊ इस बात को कई बार खंडन किए हैं कि हम कुर्मी हैं, हम वर्णवादी नहीं हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, पर हम कुर्मी हैं। और भारत में जैसा मुझे जानकारी उनके द्वारा मिला कि एक जाति कुर्मी लगभग 22 करोड़ है, 22 करोड़, आप समझ सकते हैं। और जी जी, इतने बड़े संख्या के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंद कुमार बघेल जी आपके डिबेट में हैं और वो पूरे देश को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। 1980 के दौर में जब ईवीएम लाया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पर टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था। पर आज तकनीकी या टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया कि अमेरिका में बैठ के भारत के बैंक का जो करेंसी है उसका चोरी हो जा रहा है। नंबर मोबाइल में वही दिखता है, कॉल डाइवर्ट कर दें तो बात कोई और करता है। तरह तरह का आपके हाथ की बात है। जब इतना तकनीकी डेवलप हो गया है, जब बैंक से पैसा चोरी हो सकता है तो ईवीएम से वोट चोरी कैसे नहीं हो सकता? तो इसलिए जो देश ईवीएम को बनाया, क्या उन देशों के लोग इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि जो जिसको बनाया उसी से वोट ना कराए? लेकिन आज जो जापान है, अमेरिका है, आप देखिए कि वहां कागज के बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है। तो भारत में अभी भी इतना, हम विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। भारत गांव का देश है। अभी गांव-गांव में मुश्किल से विद्युतीकरण हुआ है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी वो एक योजना बनाए, राजीव गांधी विद्युतीकरण, उससे लाखों गांव तक विद्युत पहुंचा। अभी हाल की बात है। अभी तो हम इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है। इसलिए भारत के लोकतंत्र को ध्यान में रख के हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है, कागज बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव होना चाहिए। इसमें किसी को ये दो मत नहीं है कि हम ईवीएम से ना करके बहुत ज्यादा कागज लगेगा। भारत में एक दिन में अखबारों में जो
निकलता है कागज, उसका आधा भी बैलेट पेपर पे नहीं लगेगा। तो ये जो तरह तरह का कुतर्क दिया जाता है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारत में पुनः पूर्ववत बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसका आंदोलन छत्तीसगढ़ और जी संपूर्ण जी, भारत में बहुत चल रहा है। शुक्रिया संतोष साहू साहब, अपनी बात को आपने अच्छे से रखा। मैं नौशाद साहब के पास में और जाना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट में हमारा कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है, हमारे पास ज्यादा समय अब नहीं है। कम शब्दों में सारगर्भित विचारों को रखते हुए अपनी बात को एक एक 2-2 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि हमारे जो ये आज का जो महत्वपूर्ण डिबेट है वह एक ये है कि इस भारत देश के अंदर में हम जाति पात की व्यवस्था को कैसे संवैधानिक रूप से खत्म कर सकते हैं, कि जिस ढंग से बाबा साहब ने अपने संविधान में ये इन चीजों को समाप्ति कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से इसमें बढ़ावा इजाफा हुआ है, जिसका खामियाजा हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नौशाद साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसका एक ही इलाज है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जो कुरान में अल्लाह, जो कुरान का लेखक है वो अल्लाह कहता है, वो जो है वो वाहिद गुरु कहता है कि कुल या अहलुल किताबी, ऐ किताब पढ़ने वाले, ऐ ग्रंथियो, ऐ ग्रंथ पढ़ने वाले, उस बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में कॉमन है। ये है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये पॉलिटिकल लोग जानते हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट लोगों को भी जानना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में देखो 3 पार्टियां एक दूसरे की माँ बहन करती थी इलेक्शन में। इलेक्शन के बाद जो है वो एक जगह की, कांग्रेस और शिवसेना एक जगह की, और पार्टी बनाई, सरकार सत्ता बनाई कि नहीं बनाई। वैसे हम एक समाज के तौर पे एक जगह क्यों नहीं आ सकते? सोशल अलायंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मतभेद है उन बातों को छोड़ो, लेकिन जिन बातों पर मतभेद नहीं है उन बातों में दाढ़ी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, पगड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, वो एक अलग मतभेद है। खड़ा तिलक लगाना चाहिए या आड़ा लगाना चाहिए, ये सब बात की बात है। लेकिन जो कॉमन चीज है कि गरीब की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सब वो कहते कि जो है वो करनी चाहिए। जो पिछड़ी जातियां अभी भी जिनको आरक्षण नहीं मिला है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हाईकोर्ट ने कहा मुसलमानों को 5% शिक्षा में आरक्षण दो। बघेल साहब ने जो कहा है कि रायपुर के अंदर जो है मस्जिद जाती है, स्कूल है, क्यों है स्कूलें नहीं है? क्योंकि उनको शिक्षा में आरक्षण नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत लाना चाहिए। एक आदमी जो है एसटी आदमी बुद्धिस्ट मजहब कबूल कर लेता है, उसे एट्रोसिटी मिल जाती है, इस्लाम कबूल करता है नहीं मिलती है। एक खाटी समाज का आदमी कसाब बन जाता है इस्लाम धर्म से, उसे एसटी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ओबीसी बन जाता है। वो अगर बुद्धिस्ट बनता है या सिख बनता है तो वो एसटी का एसटी रहता है। तो ये जो चीजें हैं कि आरक्षित जातियों को आरक्षण नहीं मिलना, अभी जो है शहीद नकवी साहब ने जो ओबीसी की बात कही कि कई छात्रों को जो है वो वंचित रख दिया गया। तो इस तरह के काम करना ये कॉमन चीजें हैं। हर एक बोलेगा, सतनामी भी बोलेगा, सिख भी बोलेगा, मुसलमान भी बोलेगा, क्रिश्चियन, सब लोग बोलेंगे। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर, सोशल अलायंस बनाकर, सोशल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं आप उसको, तो ये बनाकर काम करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट में संतोष साहू साहब, हमारे देखने सुनने वालों को ये जो आज का जो प्रमुख विषय है, इस पर आपकी अंतिम प्रक्रिया हम जानना चाहेंगे। मैं आपके लाइव डिबेट बीओएम टीवी के माध्यम से जो विषय चलाए गए कि भारत में जाति की व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए। भारत में जाति की व्यवस्था एक्चुअल है नहीं, वो 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो गया, पर अभी भी 100% व्यवहार में जाति आधारित ही सारी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। जाति को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत में जाति की व्यवस्था को समाप्त अगर करना है तो जाति से कितने लोग हैं जो लाभान्वित हैं और कितनी बड़ी संख्या है जो जाति के नाम पे दंश झेल रहा है, अपमानित हो रहा है। जाति के नाम पे तरह तरह की तबाही, आईएएस भी बन गया और शेड्यूल कास्ट का है तो जाति के नाम पे उगाली खा रहा है। उन्हें डर लगा रहता है कि कब कोई आएगा और दफ्तर में ही आके हमें जाति सूचक बात कहकर अपमानित करेगा। डर से वो कैसे उनका हालत रहता है।
तो भारत में जो लोग जाति से लाभान्वित हैं उनका चिन्हांकन किया जाए, और जो लोग जाति के, जैसे मैं तेली जाति का हूं, मैं खुद बता रहा हूं, ये कौन नहीं जानता है देश में कि तेली का मुंह देखने से खाना नहीं मिलता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कौन नहीं जानता है। तो ऐसे हर जाति के साथ है, ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, शूद्र के सभी जाति के साथ कम ज्यादा जाति अपमान लगा हुआ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत में जाति और वर्ण गर्व करने जैसा नहीं है। जाति और वर्ण भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्थापित किया जाए, और अंततः हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हम मंगोलाइड नस्ल के लोग हैं, हमारा वंश एक है। भले हमको जाति में दुश्मनों ने बांटा, वर्ण में बांटा और क्षेत्र में बांटा, जो भी किया, लेकिन आज हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में आए हैं, और अंततः हम डीएनए के आधार पे भारत के मूल बासिंदों के वंशज हैं। इसके ऊपर ऐसा ही कार्यशाला लगाया जाए जिससे जाति का विनाश हो सकता है। धन्यवाद। सईद नकवी साहब, हमारे जो नौशाद साहब हैं, एडवोकेट संतोष साहू साहब हैं, और जो छत्तीसगढ़ के दाऊ नंद कुमार बघेल जी, अभी मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन शायद कट गया है। अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आज के डिबेट के जो अंतिम हिस्सा है, इस पर अपनी विचार रखें सईद नकवी साहब। जी, हमें ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी ओबीसी को ये आपस में आदान प्रदान करने के लिए इसको बहुत चरम सीमा पे बताना जरूरी है, तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो सकता है, इसमें कामयाबी मिलेगी। जी जी, बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में क्योंकि उस्मान साहब जुड़े, हम आपस में डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक है, और इससे पहले सब बुद्धिस्ट थे, भारत बुद्धिस्ट देश था। ये तो बीच में आक्रांता जो आए हैं तो ये बुद्धिस्ट ही थे, कभी भी ये हिंदू तो ये अभी एक 300 साल 250-300 साल से नाम सुना जाने लगा, बाकी पहले भी ब्राह्मण शिक्षा देते नहीं थे, किसी शूद्र को साथ में मिलते बैठते नहीं थे। ये तो अब जो है ये मतलब ये पाखंड चल रहा है ना, तो अब जो है हमको आपस में ये बताना जरूरी है। देखिए कुरान के हिसाब से भी, क्योंकि हमारे सामने सब पढ़े लिखे आलिम लोग बैठे हैं, तो हमें तो ज्यादा नहीं, हमको वो थोड़ा से हजारों में 1% आता है, हम दीनी तालीम नहीं हासिल किए हैं। लेकिन कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है, हम अपने मुस्लिम भाइयों को, मैं गुस्ताखी के साथ मतलब मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे मुसलमान भाई बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, दीनदारी करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा से उसमें जरा जोड़ना चाहता हूँ अपनी तरफ से, मैं जो हमारे कम यानी ज्ञान है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है तो उसकी मदद ना करो, और अगर मुस्लिम है तो मदद करो। तो इसलिए अगर हमारा पड़ोसी कोई भी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, उसके साथ बैठो, उसकी मदद करो, उसके साथ खाओ, उसको खाना खिलाओ, जितना हो सके उसको अपने गले लगाओ, अपने भाई की तरह से उसको साथ व्यवहार करो, उसकी सुरक्षा करो। तो और ये भी बताओ कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक ही है, हम धर्म परिवर्तित हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आज के इस प्रमुख विषय को लेकर आप लोगों ने अपनी कीमती समय हमें दिया और अपने ख्यालात रखे। बहरहाल इस मुद्दे पर आज की इस कार्यक्रम की समाप्ति अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आने वाला नेक्स्ट समय में फिर और कोई विशेष मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता चैनल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल।